दरवाजे पर अचानक से घंटी बजी। शिखा ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खड़े उस शख्स को देखकर उल्टे पैर दौड़कर किचन में घुसी और शिखा अपनी मम्मी से बोली, देखो ना मम्मी, वो अंकल फिर से आ गए। शिखा की मम्मी ने किचन की खिड़की से झांक कर जब बाहर देखा तो शिखा को चुप कराते हुए बोली, अरे बिट्टो, थोड़ा धीरे बोलो, अंकल सुन लेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। शिखा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल रमेश बाबू पड़ोसी थे प्रदीप जी के। प्रदीप जी एक उच्च पद पर सरकारी नौकरी में थे। बहुत ही सभ्य परिवार था प्रदीप जी का। पति पत्नी और 3 बेटियां। हाँ, बेटा नहीं था, पर इस बात के लिए कभी भी ना पति पत्नी को अफसोस रहा और ना ही उनकी तीनों बेटियों ने एक भाई की कमी महसूस की। ऊंची सोच वाले लोग थे प्रदीप जी और उनका परिवार। अमूमन परिवार के लिए उन्हें वक्त कम ही मिलता था। सारी जिम्मेदारी उनकी धर्मपत्नी सुधा जी के कंधों पर ही थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभा रखा था। पूरा मोहल्ला प्रदीप जी की सोच और उनके संस्कारों का उदाहरण दिया करता था। शिखा घर में सबसे छोटी थी। बाकी की उसकी 2 बहनें पूनम और स्नेहा उम्र में शिखा से थोड़ी बड़ी थीं। शिखा अभी 5वीं कक्षा में थी तो उसकी दोनों बहनें पूनम और स्नेहा पढ़ाई के लिए कॉलेज में। प्रदीप जी ने पटना में दोनों का दाखिला करवा दिया था। घर में बस मम्मी पापा के खिलौने के रूप में शिखा ही बची हुई थी। शिखा वैसे तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, पर गणित विषय उसके समझ में थोड़ा कम ही आता था। प्रदीप जी के पास वक्त नहीं था कि बेटी को समय देकर पढ़ा सकें और सुधा जी के लिए शिखा के सवाल उनके घर संभालने से भी ज़्यादा कठिन थे। इसीलिए घर में फैसला किया गया कि शिखा के लिए एक टीचर की व्यवस्था की जाएगी जो शिखा को गणित के साथ साथ पूरी पढ़ाई में मदद करे। इसी उधेड़-बुन वाले माहौल में रमेश बाबू का प्रदीप जी के यहाँ आना जाना लगा रहता था। रमेश बाबू निहायत ही शरीफ और पेशे से शिक्षक थे। महज 52 साल की ही उम्र थी उनकी, पर नियति ने उनके साथ अजीब सा खेल खेला था। बहुत ही कम उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इकलौते बेटे के सहारे उन्होंने अपनी ज़िंदगी काट दी थी। बेटे को पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। रिश्तेदारों ने उनकी दूसरी शादी के लिए कई बार दबाव बनाया, पर वो नहीं माने। कहते, जितना ध्यान नई गृहस्थी में दूंगा उससे आधा अगर बेटे पर दिया तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। सारा ध्यान बेटे पर लगाया, पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। बेटे ने भी पिता का पूरा साथ दिया। नियति के खेल भी अजीब होते हैं। सच ही कहा गया है कि मनुष्य सबसे लड़ सकता है, जीत सकता है, पर अपने नसीब से नहीं। रमेश बाबू की भी यही कहानी थी। बेंगलोर में उनका बेटा नौकरी करता था। एक दिन अचानक खबर आई कि दोस्तों के साथ घूमने गया था और रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। कौन जाने एक्सीडेंट में मौत हुई या किसी ने जानबूझकर मार दिया। रमेश बाबू का बसा बसाया जैसे संसार ही उजड़ गया। जिस साथ के लिए उन्होंने किसी के कहने पर अपने लिए दूसरा साथ नहीं ढूंढा, आज उसी साथ ने उनका साथ छोड़ दिया और वो इस उम्र में हमेशा के लिए अकेले हो गए। ऐसी रही रमेश बाबू की ज़िंदगी और ज़िंदगी की कहानी। शिखा शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करती थी। रमेश बाबू अक्सर शाम की चाय के बहाने आया करते थे घर पर। शिखा को पढ़ते हुए देखते, कभी कभी खुद से थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते। शिखा को बड़ी झुंझलाहट होती क्योंकि उनके बताने का अंदाज शिखा को पसंद नहीं आता। एक ही बात को 10 बार बताते और हाँ, उन्हें पान खाकर बात करने की बुरी आदत थी। इसी क्रम में पान के एक आध छींटे किताब के पन्नों पर पढ़ ही जाते, पर वो बताते बहुत ही अच्छा थे। गणित को रट्टे का विषय ना बनाकर विज्ञान की तरह पढ़ाते, जड़ से समझाते। एक प्याली चाय के लिए रमेश बाबू ने खुद पेशकश की। मैं चाय पीने तो आता ही हूँ, शिखा की पढ़ाई लिखाई भी देख लिया करूँगा, मेरा भी मन लगा रहेगा और बच्ची भी थोड़ा बहुत सीख लेगी। इसी सब को देखते हुए फैसला हुआ और रमेश बाबू तैयार हो गए उसकी पढ़ाई में मदद के लिए।
नानुकुर करते हुए भी शिखा को रमेश बाबू से पढ़ना ही पड़ा। शुरू शुरू में तो शिखा पढ़ती कम, रोती ज़्यादा थी। किताब के पन्नों पर टप टप आंसू गिरे होते उसके। ये सब देखकर रमेश बाबू सुधा जी से कह बैठते, भाभी जी, आपकी बिट्टो मेरे से नहीं पढ़ पाएगी। अगर इतना रोएगी तो गणित के अंक सारे के सारे बह जाएंगे। ये सब सुनकर सारे लोग हंस पड़ते। उन्होंने अपनी मेहनत के बदले एक प्याली चाय के अलावा प्रदीप जी के यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। वो पढ़ाते ही इतना बढ़िया थे कि समय के साथ शिखा और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। गणित के साथ उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। वो भी शिखा में अपने बेटे को ढूंढते थे जो कहीं खो गया था, उनकी आंखों से ओझल हो गया था। इसी विश्वास के साथ वो शिखा को पढ़ाते कि किसी न किसी दिन वो लौट कर वापस ज़रूर आएगा और कहेगा, पापा आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। कई साल बीत गए। शिखा की दोनों बहनों की शादियाँ हो गईं। प्रदीप जी रिटायर हो गए। अब शिखा भी बड़ी हो गई, पर रमेश बाबू और शिखा का आत्मिक साथ यूं ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान ही शिखा और रमेश बाबू के बीच पिता और पुत्री जैसा रिश्ता हो गया। रमेश बाबू अक्सर बोलते, देखिएगा प्रदीप जी, आपकी ये बेटी आपका नाम रोशन करेगी। गर्व से कह सकेंगे कि शिखा मेरी बेटी है। शिखा के लिए रमेश बाबू मात्र एक अंकल नहीं थे, दोस्त, मार्गदर्शक और जीवन का अर्थ समझाने वाले शिक्षक थे। शिखा को जब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला तब रमेश बाबू गार्जियन के रूप में साथ में मौजूद थे। उनकी आंखों में चमक और शिखा को लेकर उनके गर्व को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि शिखा उनकी सगी औलाद नहीं थी। शिखा से उन्होंने कहा, बिट्टो मेरी एक बात याद रखना, कितनी भी बड़ी बन जाओ, कहीं भी चली जाओ, पर अपनी जड़ को कभी मत भूलना। ये जड़ ही तो है जो हम सबको ज़मीन से बांधे रखती है, नहीं तो यहाँ कौन किसका साथ देता है। उनकी इस सीख में आत्मबल तो था ही, कहीं ना कहीं अफसोस भी था। शिखा सब समझती थी, एक पिता का दर्द, ना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि उस आत्मिक दृष्टि से भी जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती है। शिखा ने पीसीएस क्वालिफाई किया और वो बड़ी सरकारी अफसर बनी। जिंदगी में भाग दौड़ बढ़ गई और वो भी अपने शहर को छोड़कर आगे निकल गई। एक दिन सुबह में सुधा जी ने शिखा को फ़ोन किया और बताया, शिखा, रमेश जी नहीं रहे। शिखा के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, ऑफिस से छुट्टी ली और अपने घर को निकल गई। जब घर पहुंची तो अपने अंकल के पार्थिव शरीर को लेटा हुआ देखा। रमेश जी का चेहरा मुरझाया हुआ सा दिख रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो चल बसे। कितना कुछ करना चाहती थी शिखा अपने अंकल के लिए, पर अंकल ने तो उसे वक्त ही नहीं दिया। अपनी आंसुओं को छुपाए बिना किसी से कुछ कहे वो अंतिम दर्शन कर वापस चली आई। शिखा को ऐसा लगा जैसे उसके सर से किसी ने छत हटा ली हो। कुछ रिश्तों के सामने माँ बाप, भाई बहन, ये सब रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता था रमेश बाबू और शिखा का। शिखा का मन बहुत दुखी था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अपने मोबाइल पर पुरानी तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। अचानक से देखा कि हफ्ते भर पहले रमेश जी की एक मिस्ड कॉल दिख रही है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। रमेश जी का कॉल उसने कैसे मिस कर दिया। कमबख्त, इस काम और आपाधापी ने जिंदगी को कहीं का नहीं छोड़ा था। मुमकिन था रमेश जी ने कुछ कहने के लिए ही शिखा को फ़ोन करा हो। शिखा के मन में उथल पुथल मच गई। आंखों से वही पुराने आंसू पहले की तरह ही टप टप बहने लगे। आंखों के सामने वही किताब के पन्ने भी दिखने लगे जिस पे पान की लालिमा और उसके आंसुओं का एक ही रंग था। आज रमेश जी को गुजरे 11 साल हो चुके हैं। समय बदल चुका है। शिखा खुद 2 बेटों की माँ बन चुकी है और उसका रिश्ता आज भी रमेश जी के साथ वैसा ही है जैसा बचपन में था। रमेश जी ने उस वक्त एक बचपन संवारा था। शिखा चाहती है कि रमेश जी फिर से आएं किसी ना किसी रूप में
और उसके अपने बच्चों को भी संवारे। शिखा आज भी अक्सर जब दुखी होती है तो अपने सपनों में रमेश जी को देखती है। सपने में ही वो कहते हैं, बिट्टू घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस अपनी जड़ें मत छोड़ना बेटा। आज भी शिखा को रमेश जी के दोबारा आने का इंतज़ार है, वैसा ही जैसा रमेश जी को अपने जीवन भर अपने बेटे के लिए रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।